नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौड़। टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के लिए क्लास है, रिवीजन की क्लास है, पार्ट 2 की क्लास है। पार्ट 1 हो चुकी थी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रकार है, व्यापारी संगठन के जो स्वरूप है, उस स्वरूप के 2 पार्ट में कर दी थी क्लास मैंने। पार्ट 1 में करवा चुका था, पार्ट 2 है। और पार्ट 2 होते ही, रिवीजन होते ही नेक्स्ट वीक के सैटरडे संडे को आपका इसका टेस्ट भी हो जाएगा, राइट। तो जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। आपको रिवीजन का समय दिया जा रहा है, क्लास भी रिवीजन आपको कराई जा रही है, और रिवीजन का समय उस क्लास के तहत आप कर ले, और 1 हफ्ता दिया जा रहा है, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। चलो, तो पार्ट 2 की क्लास है आज। पार्ट 2 की अपन बात करेंगे। पार्ट 2 में अपन चलते हैं, जो लास्ट पार्ट 1 है वहाँ पे डीड, पार्टनरशिप डीड तक हो चुका था, यानी हमने सोल प्रोप्राइटर की बात कर ली थी, एकल स्वामित्व वाली कंपनी, सॉरी, स्वामित्व वाली बिजनेस की बात कर ली थी। पार्टनरशिप की साझेदारी पार्टनरशिप की बात कर ली थी अपन ने। और उसके बाद उसके कुछ मेरिट्स, डीमेरिट्स, गुण अवगुण, सारी बात कर ली थी अपन ने। तो आज उसके आगे चलते हैं, आज अपनी क्लास लेते हैं इसके आगे। वन एग्जाम को ऐसे प्यार देते रहिए। रिवीजन क्लास चल रही है, एग्जाम आपके आने वाले हैं। तो अब आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करें कि सर कंपनी, किसकी बात स्टार्ट करें? कंपनी की। कंपनी हो गई थी, कंपनी जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी कह दो, एक ही बात है। जिसको हिंदी में बोले तो संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब सब लोगों की भाई पूंजी लगी हुई है जिसके अंदर, वो संयुक्त पूंजी कंपनी होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी, कंपनी किसके तहत चलती है? सबसे पहले तो चलती है इंडियन कंपनीज एक्ट। इसको कौन गवर्न करता है? इंडियन कंपनी एक्ट 2013। कौन चलाता है इसको? 2013। इससे पहले 1956 था, इंडियन कंपनी एक्ट, भारतीय अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 इसको चलाता है, ठीक है। पहले 1956 था, उसके बाद 2013 में इसको संशोधन आया, 2013 हो गया था, ठीक है। सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20 के अंदर क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? डेफिनेशन। हर अलग अलग प्रकार की कंपनी की खुद की भी डेफिनेशन दे रखी है। भारतीय कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है, डोमेस्टिक कंपनी घरेलू क्या होती है, इन सब की डेफिनेशन सेक्शन 2 20 और सब सेक्शन 20 में दे रखी है। सवाल पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन किस में दे रखी है, तो 220 में परिभाषा दे रखी है इसकी। क्या दे रखी है? परिभाषा है सारी इसके अंदर दे रखी है कंपनी की पास, ठीक है। सारी मतलब 220 में कंपनी की परिभाषा दे रखी है कि कंपनी क्या होती है, उसकी परिभाषा उसके अंदर दे रखी है। और नॉर्मल सी कंपनी, वो कंपनी, वह कंपनी जो क्या हो, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो, वो कंपनी मानी जाएगी। इतनी सी बात लिखी हुई है। चलो, क्या होती है कंपनी, इसके कुछ फीचर्स की बात कर ले अपन। फीचर्स की बात कर ले, यानी इसके कुछ लक्षण की बात कर ले अपन। लक्षण की बात कर ले, ठीक है। क्या है इसके लक्षण, क्या फीचर्स है? सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। क्या होती है? आर्टिफिशियल कंपनी। हिंदी में बोले तो कृत्रिम व्यक्ति होती है। कृत्रिम व्यक्ति मतलब इसका कोई सांस वास तो लेती नहीं है ये। सांस वास लेती है क्या? नहीं लेती। किसी प्रकार का कोई ब्लड व्लड इसके अंदर, मतलब हार्ड मास अंदर नहीं है भैया। उसके अलावा लेकिन पर्सन है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति है, इसके सारे अधिकार है, वोट को छोड़ के सारे अधिकार इसके पास है। शादी वादी ब्याह व्याह ये करती नहीं है, बाकी वो भी करवा सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब सारे इंसान व्यक्ति के जो अधिकार है वो उसको है, लेकिन वोट और इस तरीके के अधिकार नहीं है। बाकी इस तरीके से आर्टिफिशियल, कृत्रिम एक तरीके से बनाई गई, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है, ये समझ लो आप, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे इसके लक्षण क्या है कि भैया ये सेपरेट लीगल एंटिटी पे काम करता है। सेपरेट लीगल एंटिटी पे काम करने का मतलब क्या हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब पृथक वैधानिक अस्तित्व है इसका, वैधानिक अस्तित्व है। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब ये हुआ कि भैया सारे मेंबर कंपनी के हैं, वो अलग है, और कंपनी खुद क्या है? वो अलग व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम व्यक्ति है। यानी अगर किसी को केस करना है इस कंपनी के ऊपर, तो कंपनी पे कीजिए, कंपनी एक व्यक्ति माना जाएगा, उसके मेंबर्स के ऊपर केस नहीं होगा। कंपनी केस करेगी तो मेंबर केस नहीं कर रही है, कंपनी खुद केस कर रही है, उसको व्यक्ति माना जाए, उसकी लीगल, इसकी एंटिटी, उसकी अस्तित्व उसका एकदम अलग है, सबसे अलग है।
अगर कोई दिवालिया होगा तो कंपनी दिवालिया होगी, कंपनी के मेंबर दिवालिया नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, राइट। यानी कंपनी का अस्तित्व अलग है सारे मेंबर्स से, सारे जितने भी डायरेक्टर मेंबर है इनसे इसका अस्तित्व अलग है, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पे काम करता है, ये पृथक वैधानिक अस्तित्व पे काम करता है, राइट। तो कंपनी का अस्तित्व दूसरों से अलग है, उसको पूरा एक व्यक्ति माना जाए और उसके अस्तित्व अलग माना जाए। तीसरी बात, फॉर्मेशन, इसको बनाना क्या है, स्थापना, इसकी स्थापना कैसी है, मैंने बताया था इसकी स्थापना कैसे होगा, एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लो, उस एक्ट के तहत, उस लॉ के तहत, उस अधिनियम के तहत उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका पंजीकरण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पंजीकरण होते ही ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन हो जाएगा, बन जाएगी ये कंपनी बनेगी। मतलब कंपनी बनती कैसी है, व्यक्ति जन्मेगा कैसे, तो व्यक्ति नॉर्मल इंसान जन्मता है वैसे नहीं जन्मेगा, इस अधिनियम के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा, तब से ये कंपनी माना जाएगा, तब से इसको कृत्रिम व्यक्ति माना जाएगा, तब से इसका वैधानिक अस्तित्व अलग होगा, ठीक है, ओके। चौथा जो इंपॉर्टेंट इसका है, परपेचुअल सक्सेशन, क्या है इसके लक्षण, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब हिंदी में अगर करें तो शाश्वत उत्तराधिकार, शाश्वत उत्तराधिकार कहने का मतलब है कि भैया ये कानून के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है, तो इसका अधिकार, इसका ये एक सक्सेशन, एक परपेचुअल एंटिटी है, दैट मीन्स अगर कल उठ के कंपनी का कोई मेंबर मर भी जाता है, डायरेक्टर मर जाते हैं, सारे डायरेक्टर मर जाएंगे, तो कंपनी जिंदा रहेगी, क्यों, क्योंकि कंपनी एक अलग व्यक्ति है, उसके मेंबर अलग व्यक्ति है, अगर ये मर गए सारे के सारे तो भी कंपनी जिंदा रहेगी, कंपनी जिंदा रहेगी, कंपनी को मृत घोषित नहीं किया जा सकता, शर्त ये कि वो वाइंडिंग अप हो जाए, उसको क्या किया, कंपनी अधिनियम के तहत उसको बंद ना किया जाए, अगर लॉ के तहत बंद किया गया तो बंद हो जाएगी, लेकिन कभी मर नहीं सकती, कभी बेवफा नहीं हो सकती कंपनी, दैट मीन्स कंपनी क्या, कंपनी एक परपेचुअल सक्सेशन है इसकी एंटिटी। यानी अगर सीधी सी बात बोलूं तो क्रिएशन बाय लॉ है, क्रिएशन बाय लॉ है, क्रिएशन ऑफ लॉ है, क्रिएशन बाय लॉ है, तो इसका एंड भी कौन होगा, एंड बाय लॉ ही होगा, क्रिएशन ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा बनाई गई है तो लॉ के द्वारा ही खत्म किया जाएगा, मर नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, एक सक्सेस है ना, मतलब कुल मिलाकर परपेचुअल सक्सेशन का मतलब इसका उत्तराधिकारी, ऐसा नहीं ये मर गया तो इसके बाद इसकी संपत्ति किसकी जाएगी, कंपनी मर ही नहीं सकती, तो इसके मेंबर मर सकते लेकिन कंपनी नहीं मर। अगर पार्टनरशिप फर्म, 3 पार्टनर है, तीनों मर गए तो पार्टनरशिप फर्म मर गई, एक तरीके से खत्म हो गई बात, लेकिन कंपनी नहीं मरती। लिमिटेड लाइबिलिटी, वही जो इसकी लाइबिलिटी है, उसका दायित्व है वो क्या है, सीमित दायित्व है इसका, सीमित दायित्व है इसका, सीमित दायित्व है, सीमित दायित्व मतलब कंपनी का, मैंने बोला कंपनी अलग है, इसके सारे मेंबर अलग है, यानी कंपनी दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो कंपनी खुद इंसॉल्वेंट होंगे, इसके मेंबर इंसॉल्वेंट नहीं होंगे, इसके दायित्व, क्योंकि मेंबर का दायित्व उतना ही है जितना उसके शेयर है, जितना शेयर का अमाउंट है उतना ही उसका लाइबिलिटी, उतनी उसकी दायित्व, इसके अलावा उसका दायित्व नहीं है, राइट। तो इसमें दायित्व क्या होता है, इसमें दायित्व होता है लिमिटेड। छठी बात, कॉमन सील, वैसे कॉमन सील का नया अमेंडमेंट के साथ ये हट गया है, लेकिन ये चल रहा है, आपको पूछा जा सकता है, 11वीं 12वीं की किताबों में भी चल रहा है। तो कॉमन सील का मतलब हो गया सार्वमुद्रण, यानी एक तरह से वो है, सील है जी, इसकी साइन वाइन तो ये कर नहीं सकता, व्यक्ति है नहीं, तो सील लगा के थप्पा ठोक के क्या हो जाता है, इसकी साइन मानी जाती है। तो ये कुछ लक्षण से कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है, इनका आप ध्यान रखिएगा, आपको मैंने डिटेल में भी पढ़ा चुका हूँ, आज रिवीजन क्लास है तो इसको ऐसे लेते हुए चलते हैं। चलो नेक्स्ट, कंपनी के प्रकार पढ़े थे अपन ने, टाइप्स ऑफ कंपनी इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपनी कितने प्रकार की होती है उनके टाइप्स पढ़े थे, अलग अलग अपन बात करते हैं, 3 मैंने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले इसको बात करते हैं अपन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, यानी अगर हिंदी में बोले तो निगमीकरण, इनकॉर्पोरेशन मतलब निगमीकरण के बेसिस पे हमने कंपनी कितनी प्रकार की होती है, कंपनी होती है सबसे पहले स्टैच्यूरी, स्टैच्यूरी कंपनी, स्टैच्यूरी कंपनी का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो अपन क्या बोले, संवैधानिक, संवैधानिक कंपनी होती है। संवैधानिक कंपनी का मतलब क्या हुआ,
जो कानून के द्वारा, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, राइट। वो कौन सी कंपनी होती है? वो जो कंपनी होती है जो स्पेशल एक्ट से बनाई जाती है, स्पेशल अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है, ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा संसद है, संसद के द्वारा स्पेशल एक्ट से बनाई गई उसको स्टैच्यूटरी कंपनी बोलेगी, संवैधानिक, संविधान से बनी हुई संवैधानिक कंपनी, राइट। इसके एग्जाम्पल क्या कहते हैं? एफसीआई होगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, एलआईसी हो गई, आरबीआई हो गई। ये सारी कंपनी वो है जो संवैधानिक मान्यताओं से बनी हुई है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई है। दूसरी, निगमीकरण के बेसिस पे दूसरी कंपनी कौन सी होती है? इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे वो होती है रजिस्टर्ड कंपनी। क्या बोलेंगे उसको? रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी? जो एक्ट में रजिस्टर्ड हो, एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो, एक्ट के द्वारा क्या हो? पंजीकृत हो, वो कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी कही जाएगी। तीसरी कंपनी, चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी कौन सी? चार्टर्ड कंपनी वह कंपनी जो किसी स्पेशल रॉयल चार्टर से बनी हो। स्पेशल रॉयल चार्टर का मतलब क्या होता है? अगर चार्टर की बात करें तो हम क्या बोले? अधिकार, अधिकार पत्र, ठीक है। चार्टर यानी अधिकार पत्र। जैसे ब्रिटिश इंडिया जो अपनी इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक चार्टर से, एक अधिकार से बनी हुई थी। राजा ने एक चार्टर, एक अधिकार पत्र दिया, एक चार्टर दिया, चार्टर के तहत आज से ये चार्टर्ड कंपनी मानी जाएगी। ऐसे इंडिया में सिर्फ ये अपने ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वही थी अपने पास। अपने इंडिया में और कोई कंपनी ऐसी है नहीं, क्योंकि अपने यहाँ लोकतंत्र है, चार्टर्ड वाला सिस्टम हमने है नहीं। इंग्लैंड में अभी भी है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड है एक, वो भी चार्टर्ड कंपनी है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी उनकी क्या है? चार्टर्ड कंपनी है। ओके, ठीक है। ये तीन तरह की कंपनी होगी निगमीकरण के बेसिस पे। दूसरी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब बताया था मैंने, दायित्व के बेसिस पे। दायित्व के बेसिस पे कंपनी कितने प्रकार की होती है? तो दायित्व के बेसिस पे कंपनी होती है 3 प्रकार की। सबसे पहली, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी कौन सी? अनलिमिटेड कंपनी वह कंपनी जिसका दायित्व क्या हो? अनलिमिटेड हो। यानी उस कंपनी को बनाते समय कहा जाए कि 10 मेंबर है, 10 मेंबर का दायित्व क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। यानी लिमिटेड का मतलब होता है दायित्व उसका शेयर तक ही रहेगा। यानी अगर किसी बंदे ने 100 शेयर खरीदे हैं और 100 रुपये के शेयर है, तो अगर उसके 10,000 का है तो 10,000 तक का नुकसान उठाने के लिए वो दायित्व रहेगा। अगर 11,000 हो गया तो वो 1,000 का उसका कोई लेना देना नहीं, वो बोले मेरा दायित्व 10,000 तक ही है, लिमिटेड ही है। लेकिन अनलिमिटेड अगर हुआ तो 10,000 का शेयर उसके पास है, 10,000 का शेयर है, और लॉस अगर कंपनी को 1,00,000 हो गया तो उसको 1,00,000 का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे उसका शेयर खाली 10,000 का हो। तो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब ये होता है। ऐसी कंपनी बहुत कम देखने को मिलेगी। दूसरी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ कंपनीज होती है जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब हुआ कि भाई ऐसे तो लिमिटेड है कंपनी का दायित्व, मतलब अपने शेयर 10,000 के तो 10,000 तक ही है, लेकिन वो बोलता है, उसके अंदर एक क्लॉज डाल दिया जाता है, कंपनी बनाते समय बता दिया जाता है कि भाई कुछ डायरेक्टर है, जैसे ABC 3 डायरेक्टर है, वो बोलता है हमारे जो शेयर होंगे वो तो दायित्व हमारा है ही है, वो तो उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, उतना दायित्व तो उसका बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा 2-2 लाख रुपए के दायित्व हम और बनते हैं, अपना एक गारंटी लेते हैं कि 2-2 लाख रुपए तक का और कुछ नुकसान हो गया तो हम उसकी गारंटी लेते हैं, वहां तक का नुकसान हम भरपाई करेंगे हमारे शेयर के ऊपर जाकर भी। तो इसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड तो है लेकिन बाय गारंटी। सी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ज्यादातर कंपनी यही होती है, यही कंपनी प्रचलन में है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। यानी जो अपने शेयर, जैसे मैंने बोला 10,000 का उसका शेयर है तो 10,000 तक ही उसकी लिमिट है, और ज्यादातर कंपनी यही होती है कि अपने शेयर तक ही उसकी क्या हो, उसका दायित्व होगा, उससे ज्यादा उसका दायित्व नहीं होगा। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब स्वामित्व। स्वामित्व के बेसिस पे कंपनी का कितनी प्रकार की कंपनी होती है उसको पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि एक तो आगे आपके सामने प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी निजी कंपनी जिसको हम बोलते हैं निजी कंपनी, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निजी कंपनी, नाम में पता चल रहा है प्राइवेट है। इसके कुछ लक्षण है उसकी अपन बात करते हैं एक एक करके, नोट्स में सारे दे रखे। वैसे तो रेस्ट्रिक्स, इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, कुछ इसके ऊपर रोक लगी हुई है। रोक क्या है कि राइट
टू ट्रांसफर इट्स शेयर। यानी इसमें अगर 4 मेंबर है, ए बी सी डी 4 मेंबर है, तो चारों मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसके ऊपर रोक लगी हुई है। यानी आप इसको शेयर ट्रांसफर नहीं करोगे। एक तो इसके लक्षण ये है कि एक दूसरे को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप किसी बाहरी आदमी को शेयर नहीं बेच सकते, ये इसके ऊपर रोक है। दूसरी बात, मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं या मैक्सिमम इसके शेयर होल्डर कितने हो सकते हैं, 200। कितने, 200। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, मतलब मिनिमम इतने तो रखने ही रखने हैं, वो है 2। कितने, 2। और मैक्सिमम 200, 200 से ज्यादा इसके मेंबर होंगे, 200 से ज्यादा हुआ तो उसको पब्लिक कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, मिनिमम डायरेक्टर, जो इसके डायरेक्टर है, निर्देशक है, वो मिनिमम कितने होने चाहिए, वो भी 2 होने चाहिए इसके अंदर। मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 2 डायरेक्टर होने चाहिए। नो पब्लिक ऑफर्स, पब्लिक ऑफर नहीं दे सकती, पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती, पब्लिक से सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकती, पब्लिक को शेयर नहीं दे सकती, तो पब्लिक ऑफर ये कर ही नहीं सकती, इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी कहती है। और इसको यूज करना पड़ेगा, यूज वर्ड, अपनी का नाम, जो भी नाम होगा उसके पीछे यूज वर्ड करना पड़ेगा उसको, प्राइवेट लिमिटेड। क्या यूज करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इसको यूज करना पड़ेगा। जैसे कोई नाम है, जैसे ओम, तो ओम प्राइवेट लिमिटेड, दैट मीन ओम प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया, यानी ये प्राइवेट कंपनी है। ओके। दूसरी बात बी, दूसरी कंपनी कौन सी होगी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी, वह कंपनी जो क्या हो, सार्वजनिक हो। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, लोगों के लिए। इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, यानी शेयर ट्रांसफर कर सकती है एक दूसरे को, किसी प्रकार का कोई रोक है क्या, नहीं। शेयर हस्तांतरण, ट्रांसफर का मतलब हुआ हस्तांतरण, यानी वो कई शेयर एक दूसरे को हस्तांतरण कर सकती है। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब यहां लिख लेता हूं हिंदी में, हस्तांतरण। ठीक है, ठीक है, यानी अपने शेयर, अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है, अपने अंशों को इधर उधर दे सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, रोक थी। मिनिमम मेंबर यहां पे कितने होंगे, मिनिमम मेंबर यहां पे कितने होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, तो याद रखना 7। कितने होने चाहिए, 7। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, नो लिमिट, किसी प्रकार की लिमिट नहीं, करोड़ों अरबों जितनी आपकी औकात हो उतने आप इसके मेंबर कर सकते हो। मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए इसके अंदर, मिनिमम डायरेक्टर एक पब्लिक कंपनी को चाहिए 3। कितने चाहिए, 3 मिनिमम डायरेक्टर इसके अंदर हो सकते हैं। ओके। और वो क्या कर सकती है, ये पब्लिक ऑफर कर सकती है। पब्लिक ऑफर का मतलब हुआ लोगों से पैसे, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, लोगों से पैसे इनवाइट कर सकती है, पब्लिक को कह सकती है हमारी कंपनी के अंदर पैसा डालिए, हमारी कंपनी के अंदर पैसा डालिए। तो कौन सी होगी, ओनरशिप मालिकाना हक के हिसाब से प्राइवेट, पब्लिक, और तीसरी आपके सामने आती है वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। क्या होती है सरकारी कंपनी, वह कंपनी जिसके अंदर 51% पेड अप कैपिटल, 51% पेड अप कैपिटल किसका हो, किसका हो, सरकार का हो, गवर्नमेंट का हो। गवर्नमेंट कौन सी, बोथ स्टेट या सेंट्रल, कोई भी सरकार हो सकती है, इन जिसमें 51% से ज्यादा कैपिटल, यानी 51% से ज्यादा शेयर किसके हो, सरकार के हो, गवर्नमेंट के हो, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, वह कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। वह कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। ओके। तो ये मालिकाना हक के बेसिस पे कंपनी को हमने 3 भागों में बांटा। 3। चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिडिक्शन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, जुरिडिक्शन के बेसिस पे यानी क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार के बेसिस पे, जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कंपनी को बांट सकते हैं उसके क्षेत्रफल के हिसाब से कि भाई कंपनी कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है, एक आती है नेशनल कंपनी। कौन सी आती है, नेशनल कंपनी, जो अपनी इंडिया के अंदर, जिसका क्षेत्रफल इंडिया के बाउंड्री के अंदर अंदर है, वो कंपनी क्या कहलाएगी, नेशनल कंपनी कहलाएगी। राइट। और जो ये क्या करती है, विद इन
विद इन कंट्रीज बाउंड्री, कंट्री की बाउंड्री में मतलब देश की बाउंड्री में सरहद में काम करती है वो नेशनल कंपनी हो जाएगी, ठीक है, यानी उसके ऑफिस सब देश के अंदर है, उसको नेशनल कंपनी कहा जाएगा। और दूसरा हो जाएगा मल्टीनेशनल कंपनी, नाम सुना होगा एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम एमएनसी के नाम से भी जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। यह वह कंपनी होगी जिसके ऑपरेशंस का मतलब हुआ काम, उसके कार्य कंपनी के कार्य ऑपरेशंस बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी बाहर, बाहर किसके, बियॉन्ड कंट्रीज बाउंड्रीज, यानी कंट्री के बाउंड्री के बाहर जिसका कार्य हो वो कहला जाएगी, क्या कहला जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी कहला जाएगी, ठीक है। तो ये होगी कंपनी के दो भाग। ये कंपनी के मैंने प्रकार आपको बता दिए, आपको याद रखना है, बहुत ही इजी, बहुत ही। अब कंपनी के कुछ मेरिट्स की बात कर ले, मेरिट्स की बात करें यानी उसके कुछ अच्छी बात की बात कर लेते हैं, फिर उसकी डीमेरिट्स की बात कर ले, तो कंपनी में नुकसान क्या है, क्या उसकी अच्छे पॉइंट है, क्या बुरे पॉइंट है, दोनों की बात कर लेते हैं। अच्छे पॉइंट पे सबसे पहले लिखता हूं मैं लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई उसका दायित्व क्या है, सीमित है, राइट, ये अच्छा पॉइंट है, सीमित लाइबिलिटी है। अगर एकल स्वामित्व वाली कंपनी बिजनेस का देखें तो उसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी दायित्व अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे क्या है, जितने शेयर आपके उतनी ही लाइबिलिटी है, भले कंपनी पूरी दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। लार्ज कैपिटल आएगी, बहुत ज़्यादा लोगों का पैसा लगेगा तो कैपिटल भी बड़ी हो जाएगी, तो बिजनेस करने में और ज़्यादा फायदा होगा। परपेक्चुअल सक्सेशन पढ़ा था अपन ने, परपेक्चुअल सक्सेशन इसका प्लस पॉइंट है कि भाई क्या है, स्थाई, स्थाई अस्तित्व। स्थाई अस्तित्व का मतलब हुआ कि ये कंपनी कोई भी मरे करे कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा जिंदा रहेगी क्योंकि कानून के द्वारा बनाई हुई कंपनी है, ठीक है। स्कोप ऑफ एक्सपांसन, स्कोप ऑफ एक्सपांसन का मतलब हुआ कंपनी को आप जितना ज्यादा पैसा है, जितना आप उसको एरिया कोई लिमिटेड नहीं है, तो कंपनी का क्या कर सकते हो, विस्तार आप अच्छे से कर सकते हो, विस्तार आप उसका बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो विस्तार की संभावना यहाँ पे ज्यादा है इस कंपनी होने से, आपके बिजनेस की, आपके व्यवसाय की विस्तार की संभावना ज्यादा हो जाती है कंपनी बनाने से, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है तो आपके जितने भी अकाउंट्स है, जितनी भी चीजें हैं, आपको पब्लिक करनी पड़ती है, लोगों को सार्वजनिक करनी पड़ती है, तो लोग देखते हैं, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी के ऊपर ज्यादा होता है, एकल स्वामित्व वाले से लेकर साझेदारी से लेकर इनके ऊपर छोड़ने के अलावा कंपनी पे उनको भरोसा इन सब से ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी अकाउंट्स क्या है, आप सीक्रेट नहीं रख सकते, आपको दिखाने पड़ेंगे लोगों को। तो इसके डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, बनाने में बहुत ज़्यादा माथापच्ची है, बहुत ज़्यादा, यानी इसके निर्माण में इसको बनाने के लिए निर्माण में जटिलता है, बहुत ज़्यादा जटिलता है, जटिलता है मतलब थोड़ा मुश्किल है, लॉ के अंदर कानून, पेपर वर्क, ये वो बहुत सारे नाटक करने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा बनाना इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं सुबह गए शटर खोले आज से मेरी कंपनी, ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर पंजीकृत करना पड़ता है एक्ट के अंदर, तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, दूसरा नुकसान क्या है, कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा डिले होता है, नहीं, निर्णय में बहुत ज़्यादा देरी होती है, कोई भी निर्णय में देरी होती है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर पब्लिक मीटिंग, शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो वहीं पारित होंगे, तो ऐसे एक लंबा प्रोसेस है, क्विक डिसीजन नहीं ले सकते, दुकानदार जैसे ले सकता है क्योंकि वो अकेले मालिक है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, पार्टनरशिप में 3 ही मालिक है, किसी को या 3 या जितने मालिक है उतने ही पूछना है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को पूछना है, क्योंकि शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक होते हैं, शेयर होल्डर ही कंपनी के असली मालिक होते हैं, तो सबको पूछने में समय लगता है, ठीक है। नंबरियस रेगुलेशंस, नंबरियस रेगुलेशंस का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा, अनेक, अनेकानेक, मतलब बहुत ज्यादा, क्या है, नियम से, नियम कानून, ये रेगुलेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, 21 दिन के अंदर नोटिस देना है, इसके बाद ये करो, अपॉइंटमेंट करो, कंपनी सेक्रेटरी को लगाओ, चार्टर अकाउंटेंट को लगाओ, रिपोर्ट यहाँ होनी चाहिए, इतने साइन होने चाहिए, बहुत ज्यादा सेक्शंस माथापच्ची इसमें है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी को बिजनेस के साथ साथ इनको हैंडल करना, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब एक टॉपिक और है आपके सामने, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको भी लेते हुए चलते हैं, छोटा सा ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी।
कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी भी व्यवसाय करने का एक तरीका है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कर सकते हो आप सहकारी समिति, सहकारी समिति के रूप में आप गठन कर सकते हो और इसको काम कर सकते हो। ठीक है, समिति कह दो, संस्था कह दो, ठीक है, जो भी संस्था कहना चाहो, जो भी कह सकते हो आप इसको कह सकते हो, राइट। सहकार्य संस्था, सहकार्य का मतलब हुआ सहकार्य, सहकार्य का मतलब हुआ साथ में मिलके काम करे, उसको बोलते हैं सहकारी समिति। कोऑपरेटिव, आपस में कोऑपरेशन बिठा के करे वो। ये क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु join together with the motive of welfare of the members। भाई देखो, सहकारी समिति क्या हुए, ये 4 5 6 7 लोग मिले, इन्होंने मिलके एक समिति बनाई अपनी और बोला कि हम इसे काम करेंगे। सबने अपने अपने पैसे लगाए, जोड़े पैसे, पैसे जोड़ा के जैसे कोई बिजनेस कर दिया इन्होंने, कर सकता है कोई रोक नहीं, बिजनेस। अब इस सहकारी समिति में जो बिजनेस संभालने के लिए 2 या 3 आदमी हैं, वो इस बिजनेस को संभालेंगे। संभालने के बाद इनका मोटिव होगा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब सेवा का भाव होगा। सेवा का भाव क्यों हो? कि बिजनेस करेंगे, व्यवसाय करेंगे, इससे जो मुनाफा होगा वो हमारे सारे मेंबर्स के लिए फायदेमंद रहेगा। यानी सेवा किसकी करनी? सारे जितने भी मेंबर्स है उन मेंबर्स की क्या करनी है? इनको सेवा करनी है। तो इस समिति में जो मेन मुद्दा होता है कि वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से, खुद की इच्छा से एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, यानी खुद की इच्छा से लोग इकट्ठा होते हैं, ज्वाइन टुगेदर इकट्ठा होते हैं। क्या मोटिव होता है? वेलफेयर ऑफ द मेंबर, यानी हर वो कोई भी काम करे, चाहे बिजनेस का काम करे, चाहे कुछ भी काम करे, मोटिव एक ही है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनका क्या हो? वेलफेयर, उनके लिए भले के लिए काम करे, उनके अच्छे के लिए काम करे, उनके फायदे के लिए काम करे, राइट। तो ये है इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन उद्देश्य। कौन चलाता है इसको? तो याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कौन चलाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। सहकारी समितियां अधिनियम 1912 इसको क्या चलता है? इसको गवर्न करता है। सारे पंजीकृत सारे सिस्टम इस एक्ट के अंदर है। तो कई बार सवाल एग्जाम में एक्ट पूछे हुए, तो आप एक्ट भी ध्यान रखते पढ़ते हुए चलेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, तो इनको आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, कुछ इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं अपन, लक्षण की बात कर लेते हैं। वो सेम ही लक्षण जो मैंने इसके बारे में बताया। सबसे पहला तो है वॉलंटरी, वॉलंटरी मेंबरशिप है। कोई जोर जबरदस्ती है क्या? नहीं, जो मेंबर बनना चाहता है वो अपनी स्व इच्छा से बन सकता है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ऐच्छिक, क्या बोल सकते हैं? ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक संगठन, खुद की इच्छा से संगठन बनता है, कोई जबरदस्ती नहीं, लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ते हैं। सर्विस मोटिव होता है, दूसरी बात अपन ने पढ़ी थी। सेवा भाव होता है इनके अंदर, सेवा भाव होता है इनके अंदर। ठीक है, तीसरी बात जो इसके अंदर है, जो हमने पढ़ी, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसके अंदर भी लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड होती है मतलब दायित्व इसका क्या होता है? सीमित होता है। दायित्व इसका क्या होता है? सीमित दायित्व इसके अंदर भी होता है। सीमित दायित्व मतलब जितना आपके पास मेंबर ने पैसा दिया उतना वहां तक दायित्व। अब घर से तो ना लाएंगे, कोई मेंबर बनेंगे, जितने मेंबर पैसा आया और जितना इनका मेन फंड होगा उस फंड तक इनका दायित्व होगा, उसके बाद इनका दायित्व नहीं होगा, राइट। इसके कुछ प्रकार है, प्रकार पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, मार्केट में किस किस प्रकार की सोसाइटीज है उनके टाइप्स पढ़ लेते हैं अपन। 6 प्रकार की टोटल, पहला आपके सामने लिखता हूं मैं। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदी में बोले तो उपभोक्ता सहकारी समिति। आगे लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। जो कंज्यूमर के लिए बने, उपभोक्ता के लिए बने हुए, उपभोक्ता मिलकर बनाए अपनी सोसाइटी, वो कंज्यूमर सोसाइटी। ठीक है, दूसरी बात प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदी में बोला जाए तो प्रोड्यूसर को क्या बोले? निर्माता। यानी जो मैन्युफैक्चरर और ये जो बनाते हैं ना, ये प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर और ये सारे होते हैं निर्माता, ये मिलके आपस में अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। अब उनके भले के लिए लड़ेंगे, उनके भले के लिए काम करेंगे, और कुछ जितने भी प्रोड्यूसर उनके लिए काम करेंगे। कंज्यूमर उपभोक्ताओं के लिए करेगा। तो ऐसे इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तीसरा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी विपणन।
विपणन यानी मार्केटिंग, जितने भी मार्केटिंग वाले एसोसिएशन वाले होते हैं वो इकट्ठा होकर मार्केटिंग विपणन कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी बनाते हैं। तो जो जो हो अलग अलग अपना अपना काम कर लेते हैं। जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसान है, किसान वर्ग के लोग हैं, किसान अपने लिए करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसका एग्जांपल है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। तो ये क्या, किसान अपने लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे ज़्यादा ये चलती है किसानों वाली, या फिर हाउसिंग वाली चलती है। और क्रेडिट कोऑपरेटिव भी चलती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन सी होगी, जो क्या दे, ये सबसे ज़्यादा चलती है वैसे देखा जाए तो आज की तारीख में। साख समितियाँ जिसको बोलते हैं अपन, साख समिति, ये क्या करती है, अपने मेंबर इकट्ठा होते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, फिर अपने ही मेंबर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट पे, उधार पे, जब लोन लेना हो किसी को, क्या हो, अपने जमा पूंजी वहाँ जमा कर से, जिसको चाहिए वो लो, उसको ब्याज दो, ऐसे ब्याज इकट्ठा करके जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट आपस में सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहीं उसी बैंक उसको उसी को डेवलप करने में लगता है। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत सुनी होगी आपने, मार्केट में बहुत ज्यादा है। फार्मर वाली अच्छी चलती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव अच्छी चलती है, और हाउसिंग वाली जो सबसे छठी में लिखा रहा हूँ आपको, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। देखा होगा हाउसिंग बोर्ड्स के जो घर बनते हैं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, ठीक है, गृह निर्माण के लिए। तो सरकार के द्वारा ज़्यादा चलाई जाती है, सरकार के द्वारा चलाई जाती है भाई, लोगों इकट्ठा हो, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी बने, लोगों को घर मिले, उन घर का उस सोसाइटी के अंदर जो पैसा आता है वो घर को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब हो गया। विपणन का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक सवाल मुझे कहीं दिखा था, राजफेड है, राजफेड मतलब अपने राजस्थान स्टेट कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, जो मार्केटिंग विपणन, जो विपणन कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जाम्पल है राजफेड, जो राजस्थान के अंदर चलता है। ओके, तो ये सारी बातें थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ओके, अब एक छोटा सा मैं वो करना चाहता हूं मैं आपको, सवाल जो ज्यादा पूछे गए थे पिछले पेपर में पूछे गए थे, तो अपन वो कर लेते हैं कि भाई बेस्ट कौन सा है और वर्स्ट कौन सा है। वर्स्ट यानी फूर कौन सा अच्छा है, यानी बढ़िया अच्छी चीज कौन सी है, बेस्ट, और वर्स्ट कौन सा है। इन सब में जो अभी तक पढ़े अपन ने, इन सब में किसके बेसिस पे, अलग अलग पॉइंट के बेसिस पे सवाल दो तीन ऐसे कैसे आए, तो इसके लिए एक चार्ट के रूप में अपन समझ लेते हैं कि भाई देखो, अगर बात करें अपन कैपिटल के बेसिस पे, यानी पूंजी के बेसिस पे, ठीक है, पूंजी के बेसिस पे बात करें, कैपिटल के बेस बात करें, तो सबसे बड़ा बढ़िया कौन सा है कैपिटल के बेस पे, कंपनी। क्योंकि कंपनी के पास क्या होगा, ज्यादा पैसा होगा, कंपनी का फीचर में पड़ा था ज्यादा पैसा होगा। और सबसे बुरी स्थिति में कौन होगा, तो वो होगा आपका सोल प्रोपाइटर। कौन होगा, सोल प्रोपाइटर। सोल प्रोपाइटर नहीं, एकल स्वामित्व वाले। क्यों, क्योंकि वो अकेला आदमी है, कितना पैसा लाएगा घर से, कितना लाएगा, एक लिमिट होती है। लेकिन कंपनी के अंदर तो क्या है, लिमिट लेस होता है। दूसरी बात, अगर फॉर्मेशन की बात करें, यानी इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें, इसको बनाने की बात करें, निर्माण की बात करें, तो स्थापना सबसे अच्छी जल्दी से किसकी होती है, तो जल्दी होती है सोल प्रोपाइटर की। किसकी होती है, सोल प्रोपाइटर की। लेकिन सबसे मुश्किल काम किसका होता है, कंपनी का। ये आपको पता ही है, यही सवाल आया था कि भाई बनाने में सबसे आसान कौन सा होता है, सबसे मुश्किल कौन सा होता है, तो कंपनी होती है। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, यानी बनाने के लिए तो ये हो गया, लेकिन लागत में भी, तो लागत में भी सेम, सोल प्रोपाइटर आराम से बन जाती है, क्योंकि बनाने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, और कंपनी की लागत ज़्यादा लगती है, कंपनी की लागत भी बनाने के लिए ज़्यादा लगती है। चौथा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर किसी को मालिकाना हक इधर उधर ट्रांसफर करना है, तो उसके बेसिस पे सबसे आसान काम किस में होगा, सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा होगा, तो कंपनी का होगा। किसका होगा, कंपनी का, ठीक है, लेकिन प्राइवेट नहीं, ठीक है। तो एक्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड को छोड़ दो, तो कंपनी का आसानी से शेयर ट्रांसफर हो जाता है, डीमेट अकाउंट में 2 मिनट लगते हैं, क्लिक किया ना आपके खाते में, यानी आज से आप उसके मालिक। लेकिन सबसे मुश्किल काम किसका होता है, पार्टनरशिप में, साझेदारी में। साझेदारी फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप में एक दूसरे को पूछना पड़ता है, कई नाटक होते हैं, कोई नया पार्टनर आया है तो कई लिखा पड़ी होती है, नई डीड बनती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा है इसके अंदर। मैनेजरिंग स्किल, मैनेजरियल स्किल मतलब ये सब जो प्रबंध करते हैं, इसकी स्किल सबसे बढ़िया किस में होगी, तो सबसे बढ़िया तो होगी कंपनी में, क्योंकि कंपनी में पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेंगे, मैनेजर बैठेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, एक पूरा सिस्टम होता है इसका। लेकिन सबसे खराब किस में होगी, वो सोल प्रोपाइटर में होगी, क्योंकि अकेला ही आदमी है, हो सकता है वो अच्छा सेल्समैन हो, लेकिन अच्छा मैनेजर हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। रेगुलेशन की बात करें, नियम वियम जो ज़्यादा है किसके लिए, तो सबसे बेस्ट कौन सा है नियम वियम में, तो सोल प्रोपाइटर, कोई नियम लगते ही नहीं है, सुबह दुकान खोली शाम को बंद कर दी। लेकिन सबसे मुश्किल कौन सी है, कंपनी में नियम कायदे इसको ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी की बात करें,
दायित्व की बात करें तो दायित्व सबसे अच्छी बात किसकी है, तो कंपनी की है, क्योंकि कंपनी का दायित्व लिमिटेड है, शेयर बेचे, शेयर तक ही आपका पैसा है, उसके बाद नहीं है। और सोल प्रोप्राइटर में दायित्व रहता है पूरा का पूरा सोल प्रोप्राइटर का। तो ये कुछ पॉइंट थे, इस पॉइंट को मैंने आपको बताया। एक कंटिन्यूटी के पॉइंट भी लिख लेते हैं, 8वां कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब रेगुलर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट है कंपनी। देखो कंपनी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन बताता है स्थायी अस्तित्व, दैट मीन्स कंपनी मरेगी नहीं, कंटिन्यू रहेगी जिंदगी भर, मेंबर कोई आएगा जाएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटर की दिक्कत है, खुद मालिक मर गया, मालिक चला गया, दिवालिया हो गया, तो हाथा दुकान कल दूसरे दिन बंद हो जाएगी या बिजनेस बंद हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ कंपेरिजन था और ये कुछ रिवीजन था पार्ट 2 की क्लास के अंदर जो बाकी रह गया था, जिसको मैंने आज आपको से कंप्लीट करवा लिया है। और आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा, आने वाले एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट टीआरए के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा इसी का, तो भैया तैयारी कर लीजिएगा, अच्छे से टेस्ट दीजिए, अच्छे से अपने आप का इन्वॉल्वमेंट रखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वन एग्जाम से जुड़ने के लिए, ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखें वन एग्जाम के साथ। धन्यवाद।